हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है अमल क्षार एवं उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो अपनी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, छालनी यानी क्षारक। क्षारक करता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और जो इसकी पीएच होती है वो होती है 7 से अधिक। ठीक है, क्षारक की पीएच हमेशा होती है 7 से अधिक और 7 होता है उदासीन का पॉइंट होता है और 7 से कम होती है वो अम्ल की होती है। ठीक है, तो 7 से अधिक पीएच कौन सी है? ऑप्शन डी में है। तो उस विलयन की जो पीएच होगी संभवतः 10 होगी। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl, KCl। यानी चूने के पानी को दूधिया कर देती है, वो करती है अपनी CO2 गैस होती है, दूधिया रंग की। ठीक है, और जो अंडे का कवच होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करे जिससे CO2 गैस प्राप्त हो हमें? ठीक है, वो करेगी HCl से अभिक्रिया करके CO2 गैस जो दूधिया रंग की प्राप्त होती है। साथ में होता है कैल्शियम क्लोराइड और जल। ठीक है, अंडे के पिसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl से क्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब इसको बैलेंस करेंगे, कैल्शियम इधर एक है, इधर भी एक है। ठीक है, कार्बोनेट इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, इधर इधर 2 है, इसमें 2 है ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन अधिक है, तो इधर भी ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन इधर एक है, उधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इधर क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अपना थर्ड क्वेश्चन है, NOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है, NaOH का है 10 ml। ठीक है, और HCl है वो है 8 ml। पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml, अब लेते हैं NaOH का 20 ml यानी दुगना ले, तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अब HCl की पूछा है कि ये कितनी ले। पहले क्या है, NaOH का 10 ml है और HCl का है 8 ml, तो ये दोनों उदासीन कर देते हैं। अब NaOH की कर दी डबल क्वांटिटी, डबल करने से यानी 10 ml का 20 ml कर दिया, तो HCl को भी हम डबल कर देंगे यानी 16 ml कर देंगे, तो ये भी दोनों विलयन पूर्णतः उदासीन हो जाएंगे। तो उसका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 ml। अगला है अपना फोर्थ नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? यानी एसिडिटी का उपचार करने के लिए कई बार अपन खाली पेट खट्टी चीज का उपयोग कर लेते हैं, जैसे नींबू पानी पी लेते हैं, तो उससे हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। HCl की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे पेट में जलन होने लगती है, खटी खटी डकार आने लगती है। उसका उपचार करने के लिए हमें किस औषधि का यानी उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एना एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, एंटासिड, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो इसमें लेंगे हम एंटासिड। एंटासिड के रूप में लेते हैं हम, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग भी एंटासिड के रूप में हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। यानी पहले शब्द समीकरण लिखना है, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करना है। पहली है हमारी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है? यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल प्लस में जिंक है, अम्ल और धातु अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्लस जिंक धातु अभिक्रिया करके बनाएंगे लवण ZnSO4 साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस देखते, बैलेंस है या नहीं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, इधर SO4 1 है, तो इधर 1 है, जिंक भी 1 है, जिंक भी 1 है। तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, अगला है हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। इधर क्लोरीन 1 है, इधर 2 हो गई, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 लगा देंगे। इधर हाइड्रोजन 1 है, उधर भी, इधर अब 2 हो गए हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 हो गई। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस है इक्वेशन। अब अगला है अपना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। यानी H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, साथ में एल्यूमिनियम चूर्ण, ये होगा हमारा एल्यूमिनियम चूर्ण। अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है साथ में H2 एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तब इसको बैलेंस देखते हैं, बैलेंस है या नहीं। इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सल्फेट। इधर सल्फेट, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, सल्फेट 1 है, इधर इधर सल्फेट 3 है, इधर 3 है, तो इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर हमने कर दिया बैलेंस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 3 दूनी 6, 6 हो गए, तो इधर भी हम 3 लगा देंगे। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये हमारा बना है लवण। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl लोहो के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। यानी Fe के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इधर आयरन 1 है, इधर भी आयरन 1 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस कर देंगे, इधर लगा देंगे हम 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 है। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, यद्यपि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, जो अल्कोहल और ग्लूकोज होता है उन यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, पर वे विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं और H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी जो विलयन होता है उसमें H+ आयन नहीं देते हैं। ठीक है, इस तथ्य से साबित होता है कि उनके विलयन विद्युत चालन नहीं करते हैं। H+ आयन नहीं होंगे तो विद्युत का चालन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्रियाकलाप करते हैं। अब एक बीकर में अल्कोहल और ग्लूकोज आदि का विलयन लीजिए। ये हमारा बीकर, इस बीकर में हम अल्कोहल और ग्लूकोज का विलयन लेते हैं। ठीक है, एक कोर्क पर 2 कील लगाकर कोर्क को बीकर में रख दीजिए। ये है हमारी कोर्क। ठीक है, अब इसमें ये 2 कील लगा दिए।
ठीक है? कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। ये दोनों कील है, इनको जोड़ दिया है, ये हमारा बल्ब है, ये हो गया हमारा स्विच और ये है हमारी 6 वोल्ट की बैटरी, इनको जोड़ दिया है, ठीक है? अब विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत चालन नहीं होता है। यानी इन दोनों विलयनों में जब H प्लस आयन होंगे ही नहीं, तो विद्युत का चालन होगा ही नहीं, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको? यानी ये जो बल्ब है, ये नहीं जलेगा ये बल्ब, ठीक है? ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें विद्युत का चालन हो ही नहीं रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल होता है? यानी इसमें पूछा है कि जो आश्रित जल है, वो विद्युत का चालक नहीं होता है और जो वर्षा का जल होता है, वो विद्युत का चालक होता है। यानी जो आश्रित जल होता है, वो एक शुद्ध जल होता है, उसमें अम्ल नहीं होता है और जो वर्षा का जल होता है, उसमें काफ़ी सारी मात्रा में अम्ल प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? जिससे वो विद्युत का चालक होता है। अब क्या है इसमें देखते हैं, आश्रित जल शुद्ध जल होता है, ठीक है? इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। यानी जो आश्रित जल है, इसमें अम्ल की मात्रा नहीं है। अम्ल की मात्रा नहीं होने पर H प्लस आयन प्रेज़ेंट नहीं होगा, तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। जिस विलयन में H प्लस आयन होगा, वो विद्युत का चालन करेगा। जबकि वर्षा जल जल में अम्ल विद्यमान रहता है, यानी जो वर्षा का जल है, उसमें अम्ल होता है, जो कि वायु में उपस्थित SO2 तथा NO2 के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देता है। जो अपने वायु है, उसमें प्रेज़ेंट होता है SO2, NO2। इसके साथ अभिक्रिया करके ये अम्लीय बना देता है और अम्लीय होने के कारण H प्लस आयन उत्पन्न होता है और यह विद्युत का चालन कर देता है। क्योंकि जो विलयन अम्लीय होगा यानी अम्लीय होगा तो उसमें H प्लस आयन उपस्थित होंगे। H प्लस आयन उपस्थित होंगे तो वो विद्युत का चालन करेगा और आश्रित जल में अम्ल की मात्रा नहीं होती है, वो एकदम शुद्ध जल होता है जिससे उसमें H प्लस आयन प्रेज़ेंट उपस्थित नहीं होने के कारण वो विद्युत का चालन नहीं करता है, इसलिए वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है? अब अपना आता है 8 नंबर क्वेश्चन। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल होता है तो उसमें H प्लस आयन उपस्थित होते हैं, H प्लस आयन उपस्थित होंगे तो वो अम्लीय व्यवहार करेगा। ठीक है? उत्तर उत्तर देखते हैं अपना। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन देता है। अगर जल की उपस्थिति होगी तो H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा तो वो अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। ओके? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 5 विलयनों ए, बी, सी, डी व ई का जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की होती है, तो पीएच के मानों 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन है? उदासीन, प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय। ठीक है? पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है? ये अपने विलयन दे रखे हैं और उनकी पीएच की मात्रा दे रखी है, तो इनके बारे में बताना है। ठीक है? ये अपना एक पीएच स्केल है, जहाँ पर जो ये पिंक पिंक कलर हो रहा है, वो है H प्लस आयनों की अधिकता वहाँ पर। ठीक है? और व्हाइट कलर है जहाँ पर वहाँ पर है OH नेगेटिव आयन की अधिकता। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 14 नंबर तक है और जो मिड पॉइंट है, वो है 7 नंबर उदासीन पॉइंट है। ठीक है? 7 से इधर जाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और 7 से इधर जाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी आती है। ठीक है? यहाँ पर दे रखा है, अब इनकी पीएच लिखते हैं। पीएच का लिख दे रखा है 4, ए, ए का दे रखा है 4, बी का दे रखा है 1, सी का दे रखा है 11, डी का दे रखा है 7 और ई का दे रखा है 9। इनके बारे में बताना है। ठीक है? पहले देख लेते हैं, जहाँ पर H प्लस आयन की अधिकता होगी, आयन अधिक हैं, वहाँ होगा प्रबल अम्लीय।
प्रबल अम्लीय। जहां पर H+ आयन की कम होंगी वहां होगा दुर्बल अम्लीय। ठीक है, ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जहां पर OH नेगेटिव आयन अधिक होंगे वहां होगा प्रबल क्षारक। ठीक है, अब आता अपना 4th नंबर पॉइंट, जहां पर OH नेगेटिव आयन कम होंगे वहां होगा दुर्बल क्षारक। ठीक है, इनके बेसिस पर लेकर चलेंगे। ठीक है, ये स्केल है अपना। यहाँ पर आप इनके नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, अब देखते हैं, ए है, ए की पीएच दे रखी 4। 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी H+ आयन की मात्रा कम है और OH नेगेटिव की यहाँ पे मतलब कि H+ आयन की मात्रा कम दिखाई दे रही है। ठीक है, बी देखते हैं, बी है यहाँ। ठीक है, सी देखते हैं, सी है यहाँ पर 11 नंबर। ठीक है, डी है 7 नंबर, वो है यहाँ मिड पॉइंट पर। ई देखते हैं, वो है 9 नंबर, वो है यहाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले ए नंबर, ए की है पीएच 4, यानी पीएच 4 है तो एक से कम है H+ आयन के, H+ आयन कम है। ठीक है, यानी 0 से 7 की तरफ आते हैं, तो 7 की तरफ जाने पर वहां पर H+ आयनों की कमी धीरे-धीरे होती जाती है। तो उस हिसाब से ये होगा दुर्बल अम्लीय। ठीक है, अब आता है बी, वो है 1 नंबर, यानी प्रबल अम्लीय है ये, जहां पर H+ आयनों की अधिकता है। ठीक है, सी है, वो 11 नंबर पर है, यानी OH नेगेटिव आयन की अधिकता है, तो ये है अपना प्रबल क्षारीय। ठीक है, डी है, वो 7 है, यानी मिड पॉइंट है, ये है उदासीन है। ई है 9 नंबर, यानी 14 से 7 की तरफ आ रहे हैं, तो OH नेगेटिव आयन की कमी हो रही है और H+ आयन की अधिकता वहां उस साइड हो रही है, तो यहाँ होगा दुर्बल क्षारीय। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। जो ए ऑप्शन है उसमें है उदासीन बताना है। उदासीन कौन सा है? उदासीन बताना है, तो उदासीन अपना डी नंबर है, यहाँ आ जाएगा डी नंबर। प्रबल क्षारीय है, प्रबल क्षारीय कौन सा है? प्रबल क्षारीय सी, जिसकी पीएच है 11, यहाँ हो जाएगा सी। प्रबल अम्लीय है, वो है बी। ठीक है, दुर्बल अम्लीय है, वो है ए नंबर। ठीक है, अब दुर्बल क्षारीय है, वो है ई नंबर। ठीक है, अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में शो करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में शो करने के लिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ है 11। ठीक है, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अपनी जो पीएच दे रखी है उस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले अपनी 11। ठीक है, 11 के बाद है 9 नंबर। ठीक है, दुर्बल क्षारीय। फिर दे रखा है उदासीन पॉइंट। ठीक है, फिर दे रखा है दुर्बल अम्लीय। फिर दे रखा है प्रबल अम्लीय। ये हमारा आरोही क्रम होगा इसका, आरोही क्रम होगा। ठीक है, पीएच के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा बी, ये है
ए, ठीक है? और ये हमारा डी और ये है हमारा ई और ये है हमारा सी। इस क्रम में होगा। ठीक है? पीएच स्केल दे रखा है, ठीक है? देख लेना ये पीछे था वही है ये। अब हमारा आता है 10 नंबर क्वेश्चन। परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOS डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जैसे परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। क्यों होगी? ऐसा इसलिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है। यानी जो HCl है वो एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है और एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल होता है। ठीक है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तीव्र होगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यानी जब HCl में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्रिया तेजी से होती है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है? ठीक है? तो अब अगले पेज में हम अभिक्रिया देखेंगे। मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऐसे ही मैग्नीशियम की जब एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम एसीटेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि कम तीव्र होती है क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है? नेक्स्ट है अपना ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? आपका उत्तर समझाइए। यानी जो ताजा दूध है उसकी पीएच का मान 6 होता है। जब ये दही बन जाता है तो इसके पीएच का मान में चेंज हो जाता है। यानी जब ताजा दूध दही में बदल जाता है तो पीएच का मान कम हो जाएगा क्योंकि दही है क्योंकि पीएच में चेंज हो रहा है। दूध है वो भी ज़्यादा ताज़ा दूध है वो भी अम्लीय है क्योंकि इसकी पीएच का मान 7 से कम है। ठीक है? क्या होता है इसमें? ऐसा इसलिए होगा कि दही अधिक अम्लीय होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जितना अधिक अम्ल होगा उसका पीएच मान भी उतना ही पीएच ही कम होगा। मतलब जो पीएच का मान होता है वो भी उतना ही कम होगा। ताज़ा दूध है, उसकी पीएच का मान 6 दे रखा है, यानी ये भी अम्लीय है, ठीक है? जब इसका दूध से ताज़ा दूध से जब हम दही बनाते हैं, दही में होता है प्रेज़ेंट लैक्टिक अम्ल। जितना ज़्यादा जिस चीज़ में कोई भी पदार्थ है उसमें जिसमें अम्ल प्रेज़ेंट होगा, उसके पीएच का मान भी उतना ही कम होगा, यानी वो उतना ही अम्लीय होगा, ठीक है? अब है अपना 12 नंबर, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ए है, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? और बी दे रखा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब ए का उत्तर देखते हैं। ताज़ा दूध अम्लीय है, खट्टा होकर अधिक अम्लीय हो जाता है। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा की उपस्थिति में दूध क्षारीय हो जाता है, क्योंकि जब ताज़ा दूध है उसकी पीएच होती है, ताज़ा दूध की पीएच होती है 6, ठीक है? यानी अम्लीय होता है, ठीक है? जब ये खट्टा होकर अधिक अम्लीय हो जाता है। जब इसमें अब हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा है, वो होता है क्षारीय। जब जब दूध में हम अम्लीय माध्यम में जब हम क्षार मिला देंगे, तो वो दूध क्षारीय हो जाएगा, ठीक है? क्षारीय हो जाएगा और जल्दी से खट्टा नहीं होगा, यानी क्योंकि क्षार दूध को शीघ्रता से अम्लीय बनने से रोकता है। इसमें क्या बोल रखा है कि जो ताज़ा दूध है, वो अम्लीय होता है क्योंकि उसकी पीएच 6 होती है, ठीक है? और खट्टा होकर ये और अधिक अम्लीय हो जाता है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक इसको स्टोर रखेंगे, गरम नहीं करेंगे, तो वो धीरे-धीरे खट्टा हो जाता है, यानी और अधिक इसमें अम्ल की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी पीएच का मान इसका 6 से कम होता जाएगा, ठीक है? अगर अब इसमें हम बेकिंग सोडा
मिला देते हैं। यानी जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षार होता है। क्षार होने पर ये क्या करता है कि उस दूध को खट्टा होने से रोकता है, ठीक है? और वो दूध शीघ्रता से अम्लीय रूप में नहीं बनने देता है, ठीक है? ये है इसका कारण। बी है हमारा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? जब दूध दही में बदलता है, तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण उसका पीएच कम हो जाता है। यानी जब दूध है, दूध को जब दही बनाते हैं, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल होने के कारण उसके पीएच का मान भी कम होता जाएगा, यानी जितना पीएच का मान कम होगा, उतना ही अधिक अम्लीय होगा। क्षार की उपस्थिति से इसे जल्दी से अधिक अम्लीय होने को रोकती है। जब इसमें बेकिंग सोडा मिलाया था, तो बेकिंग सोडा है जो उसको स्टेबल कर देता है, यानी उसको मतलब उसको खट्टे होने में, यानी अम्लीय माध्यम में चेंज होने में समय लगता है, ठीक है? इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, ठीक है? अब है अपना 13 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्रवर्ती बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है इसका उपयोग? जब हड्डी टूट जाती है उसमें भी करते हैं उसको जोड़ने के लिए, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2, ठीक है? नमी की उपस्थिति के कारण यह जिप्सम बन जाता है। जब इसको जल के संपर्क में लाते हैं, तो जिप्सम में चेंज हो जाता है, ठीक है? और फिर इसको दोबारा से उपयोग नहीं ले सकते। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी जल से अभिक्रिया करवाई और जिप्सम बन गया। इसलिए इसे आदरवर्ती बर्तन में रखा जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जल के संपर्क में जैसे आएगा, तो ये जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम बनने के कारण कठोर हो जाता है, कठोर हो जाएगा तो इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, 14 नंबर। 14 नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण में यानी जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, तब लवण और जल बनता है। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं दोनों की एक साथ, तो उस उससे लवण और जल का निर्माण बनता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल HCl लिया है। इसकी अभिक्रिया करके NaCl लवण बन रहा है और साथ में जल बन रहा है, ठीक है? क्षार में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल HNO3 से बन रहा है KNO3, ठीक है? लवण और जल, ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के। अब अगला है अपना 15 नंबर, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। ये हमारा धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, इसका सूत्र है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी है इसका उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा का। दूसरा है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है NaSCO3, ठीक है? इसका उपयोग किया जाता है सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। यह एंटासिड का एक संगठक है जो पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। यानी जो अपने एसिडिटी हो जाती है पेट में, उसको शांत करता है, ठीक है? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।